हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के ही बारे में जानकारी लेते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि एक ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वायर है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। तो बैटरी का एक प्लस सिरा होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस सिरा होता है। तो बैटरी का एक प्लस सिरा हो गया और दूसरा माइनस सिरा। तो प्लस सिरा इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और माइनस सिरा क्या होता है, कैथोड होता है। ये अर्थात ये हाई वोल्टेज का सिरा होता है और ये लो वोल्टेज का सिरा होता है। ये कहने का मतलब है। तो बैटरी का प्लस सिरा और एक माइनस सिरा हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन माइनस से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ। फिर इलेक्ट्रॉन माइनस से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? यही जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात आवेश है, यही देखो माइनस से निकल कर कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है। तो इसी को फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अर्थात इसकी अगर डिफिनीशन हम पढ़ें, क्या पढ़ेंगे डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो विद्युत आवेश, ये इलेक्ट्रॉन आवेश ही तो है। आवेश दो प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ये अर्थात विद्युत धारा कोई और चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन परिपथ में, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रहे हैं, इसी को धारा कहते हैं। कि अगर कोई आपका चालक तार है, ये चालक तार है, इस तार को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। तो ये धन आवेश और ये ऋण आवेश। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है चालक में, ये गति करेंगे किधर, प्लस की तरफ। ये तो इलेक्ट्रॉन इस चालक में ए सिरा और ये बी सिरा मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, तो इनको बी से ए तक आने में समय भी तो लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है। क्या है, आवेश। इनको एक सिरे से दूसरे सिरे में आने में समय भी लगता है। इन्हीं आवेश की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होगा इसका, फार्मूला I बराबर Q/T, ये सूत्र होगा। इसकी यूनिट मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक सेकेंड। इसी को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। ये SI मात्रक। ये तो विद्युत धारा I बराबर Q/T मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। अर्थात कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि एक एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक कूलाम प्रति सेकेंड। एक कूलाम प्रति सेकेंड ये क्या होगा, बराबर होगा, चूंकि इसी को एम्पियर लिखा गया है। ये SI मात्रक वैज्ञानिक एम्पियर।
तो 1 एम्पियर किसके बराबर है? 1 कूलाम प्रति सेकंड के। अब देखते हैं, बात करते हैं हम इसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो 1 कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलाम बराबर, कूलाम तो ये कहाँ जाएगा? भाग में तो आ जाएगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आ गया, अर्थात इसी को हम 1 कूलाम बराबर भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6.25 गुणा 10⁻18 आ जाएगा। ये हल करेंगे तो ये, तो हम 1 कूलाम को क्या लिख सकते हैं? देखो 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ये 1 कूलाम प्रति सेकेंड है ये, तो हम 1 कूलाम प्रति सेकेंड को कूलाम प्रति सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर, अर्थात इसी को हम 1 एम्पियर बराबर लिख सकते हैं 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ये तो 1 एम्पियर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेकेंड? ये 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर किसी चालक को हम 1 एम्पियर का करंट दे दें, इसको कितना दे दें हम? 1 एम्पियर का करंट दे दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित होंगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब हम किसी चालक को 1 एम्पियर का करंट देते हैं, 1 एम्पियर का करंट देते हैं, तो उस चालक के प्रत्येक क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन प्रति आवेश गुजरते हैं। ये मतलब है कि जब किसी चालक को हम 1 एम्पियर का करंट देते हैं तो उसके प्रत्येक क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, प्रत्येक क्षेत्रफल से। ये है मतलब। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। ये सूत्र ये I बराबर Q/T। इसकी दिशा क्या होती है? करंट की दिशा तो देखते हैं कि ये कोई चालक है, ये इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, माइनस प्लस, तो ये प्लस सिरा, ये माइनस। तो माइनस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यही क्या करते हैं? मूव करते हैं प्लस की तरफ। ये तो इलेक्ट्रॉनों, इसकी जो धारा की दिशा क्या होगी? ये धारा की दिशा इधर होगी, अर्थात प्लस से माइनस की तरफ। ये क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है? दिशा है। और धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस से कहाँ होती है? माइनस की तरफ होती है। ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो माइनस से ऐसे जा रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या होगी? इस तरीके से इधर होगी। ये क्या होगी? धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के उल्टा विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन अगर ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर आ रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर होगी। ये हो गई विद्युत धारा की दिशा।
टॉपिक में पढ़ाते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों, कैसे हम पहचानेंगे कि धारा अदिश राशि है, या कैसे हम सिद्ध करेंगे कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो पहले तो इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ये तीर का निशान यह बताता है, तीर का निशान यह प्रदर्शित करता है, यह बताता है, या प्रदर्शित करता है कि धारा किस दिशा में जा रही है, धारा किस दिशा में जा रही है। कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, कोई परिपथ है, ये कोई चालक तार है, कोई परिपथ है, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं, और तीर का निशान यह बताता है कि धारा किस दिशा में जा रही है, ये दिशा को प्रकट करता है, या प्रदर्शित करता है कि धारा किस दिशा में जा रही है। तो तीर के निशान को वेक्टर का चिन्ह नहीं समझना चाहिए, वेक्टर का चिन्ह नहीं समझना है, या नहीं समझना चाहिए। ये कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान यह बताता है कि धारा किस दिशा में जा रही है। इस तीर के निशान को वेक्टर का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे कि धारा अदिश राशि है। देखो, मान लेते हैं कि कोई दो धाराएं हैं, ये मान लो तो 3 एम्पियर की धारा है, और ये कितनी है, 4 एम्पियर की। ये है कटान बिंदु O। आगे धारा 7 एम्पियर की प्रवाहित होती है। देखो, जब 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं, परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं। जब 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं तो O से आगे की ओर जो धारा प्रवाहित होती है 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जो 3 और 4 का कैसा योग है, अदिश योग है। एक ऐसा योग है, अदिश योग है, अदिश योग। अगर धारा सदिश राशि होती, अगर धारा कैसी राशि होती, सदिश राशि होती, तो फिर आगे कितनी धारा प्रवाहित होती, 5 एम्पियर की, क्योंकि ये लंबवत है। ऐसे हम समझ सकते हैं। ये मान लेते 3 एम्पियर है धारा, ये कितनी है, 4 एम्पियर धारा। अगर धारा सदिश राशि होती तो ये हम कण अगर निकालते तो कितनी आती धारा, 5 एम्पियर की आती।
लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रयोग से किया जा रहा है कि जब 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की धाराएं परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं, तो जब O से आगे की ओर धारा प्रवाहित होती है तो इन दोनों का अदिश योग होता है, अर्थात 4 3 कितना 7 एम्पियर की धारा O से के आगे की ओर प्रवाहित होती है, जो 4 और 3 का अदिश योग है। इससे सिद्ध होता है कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर धारा सदिश राशि होती तो O से आगे की ओर कितनी धारा प्रवाहित होती, 5 एम्पियर की प्रवाहित होती। तो इससे सिद्ध होता है कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये ऐसे हम बना सकते हैं। ये मान लो इसमें 3 एम्पियर की धारा आ रही, इसमें 5 एम्पियर की धारा आ रही, तो यहाँ से जब आगे धारा जाएगी तो 5 3 कितनी जाएगी, 8 एम्पियर की जाएगी। ये इससे पता चलता है कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, देखते हैं। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होगी, धारा घनत्व किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा हुई कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसे धारा घनत्व को काय से, J से प्रदर्शित करते हैं। ये और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये इसका फार्मूला क्या होगा, तो धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I/A। ये सूत्र, इसकी यूनिट निकाल लेंगे तो धारा की यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी इसकी यूनिट। तो धारा घनत्व का फार्मूला J बराबर I/A किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से। देखते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा सा और। ये कोई पृष्ठ है, ये कोई चालक पृष्ठ है, और यहां से ये धारा देखो जा रही है ऐसे, ये तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, कैसी, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये जो एरिया है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसमें धारा कैसी प्रवेश कर रही है, अभिलंबवत प्रवेश कर रही है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा लंबवत होती है। पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और J से डिनोट करते हैं, J बराबर I/A। यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये अब अगर ये जो क्षेत्रफल है, ये इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत होती है हमेशा। इस क्षेत्रफल की दिशा अगर निकालेंगे तो क्या होगी, हमेशा लंबवत होती है।
लंबवत लेते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा। और यहाँ देख रहे हैं कि धारा की दिशा और इस पृष्ठ के यहाँ पे ये जो पृष्ठ है इसकी दिशा ए और धारा की दिशा क्या है यहाँ पे आई है। ऐसे इस प्रश्न में इस क्षेत्रफल की दिशा ए और धारा की दिशा क्या आई, एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों क्या है यहाँ पे समांतर है। तो मेन जो फार्मूला आता है ये इस तरीके से आता है, जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा। ये तो यहाँ पर आई और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दोनों क्या है एक ही दिशा में, अर्थात थीटा क्या है समांतर, तो थीटा क्या है यहाँ पे 0 है। तो cos 0 का मान 1 आ जाएगा, तो फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे आई अपान ए। तो जे बराबर आ जाएगा आई अपान ए। और यदि ये जो पृष्ठ है कोई चालक तार है, इसका अगर हम क्षेत्रफल इस तरीके से ले लें, देखो ये इस तरीके से ले लें इसका क्षेत्रफल। अब इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं लंबवत, तो धारा की दिशा तो क्या है लंबवत है या विलंबवत है, ये धारा की दिशा हो गई। लेकिन इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या लेना है, इसकी दिशा क्या होती है अभी तल के हमें लंबवत होती है दिशा, तो इसकी दिशा अभिलंबवत ये लेंगे ए, ये अर्थात धारा की दिशा से कोई कोण बनाएगा, मान लेते कितना कोण बनाएगा थीटा। तो यहाँ पर दो घटक काम करेंगे ए की वजह से, एक ये क्षैतिज घटक कार्य करेगा ए कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या कर ए साइन थीटा काम करेगा, ये काम करेगा। तो यहाँ पर अगर धारा घनत्व हम निकालेंगे तो जे बराबर क्या आ जाएगा आई, ये तो लंबवत है लेकिन ए क्या हो जाएगा, अब ए क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये है धारा घनत्व। यहाँ पर देख रहे हैं धारा और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा क्या है पृष्ठ के लंबवत है, धारा उसी दिशा में है। तो यहाँ पर आई और ए के बीच का कोण कितना है 0 है, तो धारा घनत्व का सूत्र जे बराबर आई अपान ए होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एरिया क्या है, विद्युत धारा से मान लो थीटा कोण बनाते, तो ये एरिया है, क्षेत्रफल है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा हमेशा हम क्या लेते हैं इस पृष्ठ के लंबवत, तो विद्युत धारा से कितना कोण बना रहा है ये थीटा बना रहा है, कितना कोण बना रहा है ये थीटा बना रहा है। तो अब हम ए क्या लेंगे क्षैतिज घटक लेंगे ए कॉस थीटा लेंगे, ये तो ये आ जाएगा आपका धारा घनत्व आ जाएगा। इसमें पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा 1 नंबर की परिभाषा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखते हैं, वे इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु के परमाणुओं में, जो किसी धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर परंतु परमाणु के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगाते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वे इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर परंतु परमाणु के भीतर ही स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगाते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मान लेते हैं कोई परमाणु है, किसी धातु का क्या है कोई परमाणु है, उसमें क्या होगा नाभिक होगा, क्या होगा नाभिक होगा।
अब नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपका होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये लेकिन ये परमाणु है, ये बाहरी ये, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक और परमाणु के बीच में ही तो चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, तो इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कि वे इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर परंतु परमाणु के भीतर, ये परमाणु है पूरा, ये उसका नाभिक है, तो नाभिक से दूर होते हैं, लेकिन परमाणु के भीतर ही स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगाते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर परंतु परमाणु के भीतर, तो नाभिक से दूर हैं ये, लेकिन परमाणु के अंदर ही हैं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा है। पढ़ते हैं अनुगमन वेग। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी, जब किसी, डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं इसकी, जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, सिरों से जोड़ देते हैं, तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर, जिस नियत वेग से गति करते हैं, जिस नियत वेग से गति करते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ये, और इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वी और सफिक्स में डी, ड्रिफ्ट होता है, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है कि जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर जिस नियत वेग से गति करते हैं, उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। देखो चित्र बना के समझा रहे हैं इसको हम। जब किसी धातु के तार को, मान लेते ये कोई धातु का तार है आपका, ये इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस, तो ये आपका प्लस सिरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस सिरा हो जाएगा। तो वही लिखा है कि जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। देखो, जब इस चालक तार को, ये AB तार है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया तो इनके सिरों में विभवांतर स्थापित हो गया, अर्थात विभव में अंतर उत्पन्न हो गया। जब विभव में अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले की ओर आएंगे। अगर दोनों तरफ विभवांतर बराबर रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए अर्थात धारा तभी प्रवाहित होगी किसी चालक में जब उनके सिरों पर विभव में क्या होगा, अंतर होगा। अगर कोई चालक तार है, अगर A सिरे का विभव और B सिरे का विभव बराबर करते, यहाँ का विभव 10 वोल्ट है, यहाँ का भी विभव 10 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन कोई इधर से इधर आएगा ही नहीं। तो जब विभव में अंतर होगा, मान लेते यहाँ पर 2 वोल्ट का विभव है, तब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो निम्न से कहाँ आएंगे, निम्न विभव से अधिक विभव की तरफ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी धारा बहेगी। ये तो जब किसी धातु के चालक को, तार को हम बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो विभवांतर स्थापित हो जाता है अर्थात यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E, ये। और जब विभवांतर स्थापित हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उच्च विभव वाले सिरे की ओर अर्थात माइनस से प्लस की ओर जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं, हम अनुगमन वेग कहते हैं। देखो कैसे गति करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आगे जा रहा है। जब हमने तार को बैटरी से जोड़ दिया, विभवांतर स्थापित हो गया, तो यहाँ माइनस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगते हैं आगे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। जब टक्कर मारता है तो कहो इधर चला जाइए, फिर कहो इधर आ जाइए इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो गति होती रहती है इस तरीके से होती रहती है। ये यहाँ पर वेग V1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इस प्रकार होती रहती है कि जब इनको विभव दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये क्योंकि धातु के अंदर ही है तो हैं, तो वो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाते हैं तो उनका वेग की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये वेग की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसकी गति अनियमित हो जाती है तो इसको एक एवरेज मान लेते हैं। तो इस टोटल V1, V2, V3, V4 इनका जो टोटल एवरेज वेग होगा उसी को क्या बोला गया है, अनुगमन वेग बोला गया है। और इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है VD, लिख दें हम कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD बराबर ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होता है, तो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इनमें बल लगता है। वो बल कितना लगता है, E बराबर F/Q। तो F बराबर बल कितना लगेगा, Q × E। तो Q यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का E इतना बल लगेगा। जब तार को बैटरी से जोड़ देंगे विभवांतर स्थापित हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जो प्लस से माइनस की तरफ होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या बल लगेगा, ये इतना, F बराबर -E। इलेक्ट्रॉनों में बल लगेगा तभी वेग, देखो यहाँ V1 है, V2, V3 ये अनियमित गति होने लगती है। तो इस बल के कारण इनका वेग चेंज होता रहता है। तो वेग जब चेंज होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण का तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे त्वरण के लिए, F बराबर m × A, या A बराबर क्या आ जाएगा, F/m। F का मान यहाँ रख देते हैं तो त्वरण आपका आ जाएगा A बराबर, F का मान कितना, -E ये बटे क्या है m।
इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ये तो ये जो त्वरण है इसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इनका एक होता है श्रांत काल होता है। क्या होता है? श्रांत काल। श्रांत काल क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई टक्करों के बीच, किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। देखते हैं कैसे। तो त्वरण देखो एक और विधि है निकालने की, वो निकाल रहे हैं, सूत्र हम लगा रहे हैं। त्वरण का फार्मूला ए क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब यहां पर प्रारंभिक वेग क्या था? v1 था, फिर बाद में कितना हो गया? v2 हो गया। तो प्रारंभिक वेग क्या था? u, और बाद में कितना वेग हो गया? v। तो वेग में जो अंतर निकालेंगे क्या निकालेंगे? v माइनस यू बटे डेल्टा टी। तो अब देखो a बराबर क्या आ जाएगा? v क्या हो जाएगा? ये बन गया अनुगमन वेग। इनका टोटल वेग क्या हो गया? अनुगमन वेग। तो vd हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग इसका क्या था? शून्य। डेल्टा टी क्या हो गया? टाउ। ये श्रांत काल है। ये जब इलेक्ट्रॉन बी से की ओर आएंगे तो टक्कर होगी इलेक्ट्रॉनों से, तो उनके किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। ये तो इसे हम लिख सकते हैं vd। तो vd बराबर क्या आ जाएगा? टाउ आ जाएगा। ये a बराबर vd बटे टाउ। तो vd बराबर क्या आ गया? vd बराबर आ जाएगा a टाउ। एक ये फार्मूला आ गया अनुगमन वेग। और ये क्या है? श्रांत काल है। ये श्रांत काल, रिलैक्सन टाइम, रिलैक्सन टाइम बोलते हैं इसे। ये संबंध होता है vd बराबर a टाउ। a का मान भी लिख सकते हैं। a का मान यहाँ रख दो तो vd बराबर क्या आ जाएगा? a की वैल्यू क्या है? माइनस का e कैपिटल E बटे m और इंटू टाउ। ये भी लिख सकते हैं इसको। ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे सर। ये है अनुगमन वेग कि जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न सिरे से उच्च सिरे वाले की ओर जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? अब अनुगमन वेग कहते हैं। इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। ये तो यहाँ पर देखो चालक तार है, बैटरी से जोड़ दिया, सिरों पर विभवांतर स्थापित हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति। माइनस से कहाँ आ रहे हैं? प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर इनका वेग क्या है? v1 है, फिर बाद में कितना हो गया? v2 हो गया। इस प्रकार इनकी अनियमित गति हो रही है। तो इनके टोटल v1 v2 v3 टोटल वेग को क्या बोलेंगे हम? अनुगमन वेग कहते हैं। अब इनकी देखो वेग में अलग अलग वेग क्यों होता है? क्योंकि वैद्युत छेद स्थापित हो जाता है। इस वैद्युत छेद के कारण इलेक्ट्रॉन में बल लगता है। इस बल के कारण इनका वेग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो बल कितना लगता है? वैद्युत छेद के कारण इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला बल। ये फार्मूला E बराबर एफ अपान क्यू से। तो एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, ये आ गया। तो इन वेग में अंतर हो जाता है बल लगने के कारण। तो v1 तो v2 तो वेग में क्या हो गया? परिवर्तन वेग में हो रहा है। तो त्वरण उत्पन्न होगा a बराबर एफ अपान एम, अर्थात इतना त्वरण उत्पन्न हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? जब माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से ही टक्कर कर रहे हैं या किसी धनायन से टक्कर कर रहे हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो लगातार टक्कर के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं, टाउ। ये तो ये जो ए का फार्मूला है ये त्वरण, देखो एक ये भी फार्मूला होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इससे हम एक फार्मूला ये निकाल लेते हैं, vd बराबर a टाउ। तो यहाँ हम परिभाषा लिख लेते हैं। रिलैक्सन टाइम की, श्रांत काल,
श्रांत काल, रिलैक्सन टाइम। ये क्या होता है? बहुत परिभाषा पूछी जाती है कि किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत का मतलब लगातार, दो क्रमागत, किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समयांतराल को श्रांत काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये अभी जो हमने समझाया था कि कोई चालक तार है, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इनके सिरों में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर, और एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आएंगे, इसमें एक बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। तो इनकी गति क्या हो जाएगी? चेंज होती चली जाएगी, इस तरीके से होती चली जाएगी ये। तो किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो लगातार टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। टाउ से प्रसिद्ध करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल कितना होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल कितना होता है? ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल कितना होता है? 10⁻⁻14 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। ये अनुगमन वेग कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है। और श्रांत काल 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। आज के इस टॉपिक में डेरिवेशन छोटा सा पढ़ाते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का व्यंजक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। इसको हम पहले सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो इसमें कोई धातु का एक चालक तार है, ये चालक तार है, AB नाम देते हैं। तो इस चालक तार का जो क्षेत्रफल है, मान लेते हैं A। चालक तार का क्षेत्रफल कितना है? A है। और तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनकी संख्या क्या है? N है। और जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं किस वेग से गति करते हैं? अनुगमन वेग से। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? VD है। ये तो माना एक चालक तार है, तार का क्षेत्रफल A है और तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N है। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? VD है। तो हम निकाल लेते हैं कि माना तार में 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहे हैं?
इसके क्षेत्रफल में, और कितने गति कर रहे हैं मान लेते हैं n, और कितने वेग से गति कर रहे हैं vd से, तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी होगी NaVd। ये तो एक सेकंड में तार से एक सिरे से दूसरे सिरे में, मान लो इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे ऐसे, ये तो ये माइनस सिरा और ये प्लस सिरा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बी से ए की ओर आएंगे, तो एक सेकंड में कितने आ जाएंगे NaVd आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा NaVd और इंटू t आ जाएगा। तो t सेकंड में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में कितने आ जाएंगे NaVd इंटू t। तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो लिखेंगे चालक तार में प्रवाहित आवेश Q बराबर, ये सूत्र क्या होता है आवेश का, Q बराबर कैपिटल N और E मान लेते हैं। तो कैपिटल N कितना है आपका, ये 30 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N मान लेते हैं, तो कितना है NaVd और इंटू t और इंटू ये क्या आ जाएगा E आ जाएगा। इतना आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित होगा, कितने सेकंड में t सेकंड में। तो जब आवेश B से A में आ जाएगा तो आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब हम धारा निकाल लेते हैं, तो I बराबर क्या Q/T से। तो Q कितना NaVd इंटू T और इंटू E और बटे T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा NeAVd। ये व्यंजक आ गया आपका। ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है कि विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध का फार्मूला क्या होता है, I बराबर NeAVd। N क्या है तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है इस तार का क्षेत्रफल, Vd क्या है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। तो I बराबर NeAVd। अब इसी को अगर हम धारा घनत्व के पदों में लिखें, देखो फार्मूला होता है J बराबर I/A। तो J बराबर I का मान कितना निकाला है NeAVd, यहाँ रख देते हैं NeAVd अपान में क्या है A से कैंसिल हो जाएगा, तो धारा घनत्व J बराबर क्या आ जाएगा NeVd। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का व्यंजक है। अगर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछे I बराबर NeAVd, अगर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछा जाए तो J बराबर NeVd। A क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो ये हो गया विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, और ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया, सिंपल डेरिवेशन। इसमें पढ़ेंगे हम वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता क्या होती है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, जो धारा को स्लो करे, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो क्या होता है, मान लेते कोई एक चालक तार है, ये इस चालक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये A सिरा है और ये B सिरा है। जैसे बैटरी से जोड़ा प्लस माइनस से, तो इनके सिरों में विभवांतर उत्पन्न हो गया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या प्लस आवेश उत्पन्न। तो जब विभवांतर स्थापित हो गया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगे, चलने लगे, कहाँ
प्लस की तरफ आने लगे। ये तो जब इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आने लगे तो समय लगेगा बी से ए तक आने में, तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखो, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, कैसे स्थापित करेंगे? भाई उस चालक तार को बैटरी से जोड़ देंगे तो उनके सिरों में विभवांतर स्थापित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आ जाएंगे और धारा बहने लगेगी। तो वही परिभाषा है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो इसमें क्या? धारा बहने लगती है। तो चालक में धारा बहने लगती है। ये तो जब किसी चालक के सिरों को विभवांतर स्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आते हैं और इसमें क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। तो विभवांतर व धारा के अनुपात को, तो विभवांतर कैपिटल वी व धारा आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई परिभाषा, सिंपल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला लिखेंगे तो R बराबर आ जाएगा V/I। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? विभवांतर यानी वोल्ट, धारा क्या है? एम्पियर, या इसी को क्या बोलते हैं? ओम। ये ओम को अंग्रेजी में OHM बोला जाता है। और इसे ग्रीक भाषा में, किस भाषा में? ग्रीक भाषा, जो अक्षर होता है इसको इस तरीके से ऐसे बनाते हैं। ये ओम का चिन्ह है। ये तो जब किसी चालक के सिरों को भी विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है और विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मात्रा क्या आ जाएगा? ओम। ग्रीक भाषा में ये चिन्ह होता है, प्रतीक होता है ओम का। ये वैद्युत प्रतिरोध। अब देखो, विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता देखो, इसी का जो उल्टा होता है वो चालकता होती है। क्या? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं।
ये कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो अगर हम चालकता को K से डिनोट कर दें, चालकता C से डिनोट कर दें, तो क्या आ जाएगा 1/R। C का मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चालकता, तो चालकता का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/R। और इसका मात्रक क्या आ जाएगा 1/ओम, या ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ये उल्टा है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम है, और वैद्युत चालकता आर का उल्टा होता है तो ओम इनवर्स हो गया। या इसे ग्रीक अक्षर में क्या लिख देंगे, ओम का चिन्ह ये और इनवर्स लगा देंगे, ये आ जाएगा ओम इनवर्स। या इसी को एक और नाम दिया गया मुंह, ये MHO, ये क्योंकि ओम को क्या लिखा जाता है OHM, OHM, और चालकता उल्टा होती तो MHO, MHO मोह, ये नाम दिया गया है। तो विद्युत चालकता का मात्रक मोह होता है या ओम इनवर्स। ये हो गई परिभाषा कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, मात्रक ओम इनवर्स या मोह कहते हैं।